नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। अखिलेश के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, अखिलेश यादव के बयान के ऊपर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया है। भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। सरकार ने सर्वे कराने में सहयोग किया, समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों का सहयोग किया, ये उनकी तरफ से कहना था। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए अब खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आजाद समाज पार्टी ने संभल में हुई घटना को लेकर विरोध जताया है और डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि सपा के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी आसपा के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मृतकों के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग रखी गई, साथ ही घायलों के इलाज की व्यवस्था की भी मांग की गई। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आपको बताते हुए चले, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आसपा पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर रहे और लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। नारेबाजी भी उन्होंने की। संभल की घटना को लेकर के ये प्रदर्शन अब एक विकराल रूप लेता हुआ जा रहा है। पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इसी तरह से और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। संभल हिंसा मामले पर ज्ञापन देने जा रहे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नसरापुर स्थित अंबेडकर पार्क पर जुटे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने के लिए बताया जा रहा है कि उन सभी को पहले ही रोक दिया गया। आजाद समाज पार्टी ने कार्यकर्ताओं को होम डिटेन करने का आरोप लगाया, तो वहीं एसडीएम और सीओ ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। साथ ही ज्ञापन के जरिए कार्यकर्ताओं ने संभल हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है। अब रुक करते हैं बहराइच का, जहां पर बहराइच में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोगों ने जन आक्रोश रैली निकालकर अपने गुस्से को जाहिर किया। बहराइच के गेंद घर से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। भारी संख्या में जनसमूह ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट में डीएम मोनिका रानी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बहराइच और पयागपुर विधानसभा विधायक सहित तमाम नेता मौजूद रहे। लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगाने की मांग की है। और इसी बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते हुए चले कि नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों के धरने के चलते ट्रैफिक संचालन बाधित होने के कारण पुलिस ने सभी किसानों और महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस दौरान किसानों की गिरफ्तारी के चलते दलित प्रेरणा स्थल की ओर आने वाला ट्रैफिक रोक दिया गया। पुलिस ने सभी किसानों को बसों में बैठाकर जेल ले गई। पुलिस की कार्रवाई के चलते नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दलित प्रेरणा स्थल के पास करीब 40 से 45 मिनट ट्रैफिक का संचालन पूरी तरह से बाधित रहा। हालांकि इसके बाद यातायात का संचालन शुरू किया गया। इससे पहले किसानों की गिरफ्तारी के लिए दलित प्रेरणा स्थल पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो से 10 बसें मंगाई गई। ये बसें आगरा, फर्रुखाबाद, हरिद्वार रूट पर चला करती है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर किसानों को जबरन हटाया और दलित प्रेरणा स्थल को खाली करा दिया गया। और अब आगे रुक करेंगे कानपुर के ज्वार क्रय केंद्र में धांधली के मामले में किसान यूनियन के 2 गुट एक साथ हो गए। दोनों गुटों में बात इस कदर बढ़ गई कि दोनों ही गुट नेता सीएम योगी से शिकायत करने के लिए लखनऊ रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक दोनों गुट के नेता पद यात्रा के द्वारा
लखनऊ रवाना हुए। घटना घाटमपुर स्थित तहसील ज्वार क्रय केंद्र का बताया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक पीड़ित परिवार ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर एसपी ऑफिस के बाहर जान देने की कोशिश की। दरअसल पीड़ित परिवार का पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि पुलिस ने उनके घर में हुए एक युवक की हत्या के मामले में अभी तक नामजदों पर कोई कार्रवाई नहीं की है और कई चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस पीड़ित परिवार पर नामजद आरोपियों का नाम वापस लेने का दबाव भी बना रही है, जिसके तहत पीड़ित परिवार ने आत्मदाह करने की कोशिश की। घटनाक्रम के दौरान एसपी ऑफिस के बाहर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पीड़ित परिवार थाना कुर्रा क्षेत्र के उदना डांडा खिदरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। और इसी बीच एक अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। कानपुर में किसान की निर्मम हत्या को लेकर के हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, कानपुर में किसान के निर्मम हत्या को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है और किसान के पत्थर से कूच करके निर्मम हत्या की थी, ये जानकारी सामने निकल करके आ रही है। वहीं हत्या के बाद शव कुएं में फेंक करके आरोपी फरार हो चुके थे। सूचना पर पहुंची बिधुनी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रात में खेतों में पानी लगाने गया था मृतक किसान और इसी दौरान बताया जा रहा है कि कठुई गांव में किसान की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद यह पूरा मामला अब तुल पकड़ता हुआ जा रहा है। बड़ी अपडेट और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर मायावती का पोस्ट देखने को मिला है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर मायावती की तरफ से पोस्ट किया गया है। भारत सरकार इस मुद्दे पर संसद में बयान दे। हिंदुओं पर अत्याचार में भारत के लोगों में आक्रोश है, उचित कदम उठाए सरकार। ये तमाम बड़ी बातें मायावती की तरफ से कही गई है। और अब खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से, जहां 2 लोगों को पुलिस द्वारा पीटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में बांसी तहसील परिसर के सामने बांसी कोतवाली के 2 सिपाही सत्यावेदी सिंह और अदनान शेख 2 व्यक्तियों को किसी बात पर बेरहमी से लात घूसों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी। ये वायरल वीडियो कल का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिसकर्मियों को लेकर के इस वक्त जनता के भीतर कितने आक्रोश है, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसे सवाल उठ चुके हैं जब प्रशासन को लेकर के तमाम तस्वीरें साफ हुई थी कि प्रशासन अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाते हैं। और पुलिस प्रशासन की तरफ से जब ये वीडियो सामने निकल करके आया तो उसके बाद एक बार फिर से इस तरह के सवाल उठते हुए अब नजर आ रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की तरफ, जहां तेज रफ्तार चलती कार में अचानक ही भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद कार सवारों ने कार से उतर करके अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार से धुएं के साथ आग की लपटें भी उठने लगी। वहीं मौके पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने कार में लगी आग को बुझाया। बता दें कि कार चालक की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलिए एक अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी का शव मिला है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ फतेहपुर से साझा कर रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी का शव मिला है। 14 साल की किशोरी का कुएं में शव मिला। हत्याकार शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। बीती 29 तारीख से किशोरी लापता थी। वहीं मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुट चुकी है। हथगांव के इटाली मादरपुर गांव की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। तो वही प्रतापगढ़ में नगर पालिका परिषद बेल्हा उपचुनाव बीजेपी नेता संतोष मिश्रा ने ये नामांकन किया है। बड़ी अपडेट एक और हम आपके साथ साझा कर रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां नगर पालिका परिषद बेल्हा से नामांकन दर्ज किया गया है। कई सभासदों के साथ पहुंच करके निर्दलीय पर्चा उन्होंने भरा है। भाजयुमो पूर्व जिलाध्यक्ष रवि गुप्ता ने भी नामांकन किया। बीजेपी ने पूर्व अध्यक्ष प्रेमलता सिंह पर अपना
भरोसा जताया है। तो अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर की तरफ, जहां जिला अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देशों के क्रम में आज बिजनौर वन रेंज के मोहनपुरा आरक्षित वन ब्लॉक में भूमाफियाओं द्वारा लगभग 115 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा किया गया, जबकि बिजनौर वन रेंज में वन विभाग की 385 हेक्टेयर भूमि है। आज जिला अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देशों में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम गठित की गई है। टीम ने मय फोर्स के साथ सर्वे कार्य प्रारंभ किया। वन क्षेत्र अधिकारी महेश गौतम ने सर्वे कार्य के अंतर्गत पिलर नंबर 54 को सीमा स्तंभ 3 गांव के तिगड़ा पर स्थापित किया है। ये जो बिजनौर रेंज के अंतर्गत मोहनपुर फॉरेस्ट ब्लॉक है, जो कि धारा 20 की आरक्षित वन की जमीन है, वहाँ पे हमारा लगभग 385 हेक्टेयर आरक्षित वन है। 385 हेक्टेयर के विरुद्ध लगभग 115 हेक्टेयर पर पूर्व सूचित अतिक्रमण था। उस अतिक्रमण को खाली कराने के लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में रेवेन्यू, फॉरेस्ट और बंदोबस्त की एक संयुक्त टीम बनाई है। उस संयुक्त टीम के माध्यम से उस सर्वे सीमांकन करके जो भी अतिक्रमित जमीन है उसको हम लोग अपने विभागीय कब्जे में लेने का कार्रवाई करा रहे हैं। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं हमीरपुर की तरफ। हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार टैंकर और ट्रॉला की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। खबर सामने आ रही है कि इसमें घायलों की भी संख्या है। वही एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक घटना मौदहा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 का है। आपको बताते हुए चले, मौदहा कोतवाली क्षेत्र की तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर इस बड़ी दुर्घटना में जहां लोगों की जान गई तो वहीं पर कई गंभीर भी अभी बताई जा रहे हैं। कोतवाली मौदहा जनपद हमीरपुर की ये तस्वीर है। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी गर्मी चरम पर है। 10 दिन बीत चुके हैं। चुनावी नतीजों के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस कायम है। इस पर अब विपक्ष भी हमलावर है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी और महायुति पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि ये सब दिल्ली का खेल है, जहां से डमरू बज रहा है और महाराष्ट्र में नाच हो रहा है। तो आखिर क्यों अब तक महायुति की सरकार का चेहरा सामने नहीं आया और क्यों महाराष्ट्र में अब भी संशय की राजनीति कायम है? आइए इस सियासी ड्रामे पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में सियासत इस समय अपने सबसे पेचीदा मोड़ पर है। विधानसभा चुनाव में महायुति को 230 सीटों पर बड़ी जीत मिली, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा है। संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब दिल्ली के इशारों पर चल रही है। तो ये कौन कर रहा है? ये कौन सा खेल चल रहा है, आप बताइए। और एकनाथ शिंदे जो है वो जो आंख उठाकर देख रहे हैं ना, ये सब दिल्ली का खेल है। अजित पवार भी दिल्ली में मौजूद है। अरे ये सब दिल्ली, महाराष्ट्र में जो एक चल रही है मरकट लीला वो सब दिल्ली चला रही है। डमरू बजा रहे हैं, दिल्ली से लोग नाच रहे हैं। संजय राउत ने महायुति पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा रही है। राउत ने पूछा कि इतना बड़ा पंडाल किसकी अनुमति से लगाया गया? ये सब सिर्फ सत्ता का नाटक है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के केयरटेकर मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री कैसा डिसअपियर या गायब हो सकता है? और दिल्ली में इतनी बड़ी यंत्रणा है, सीबीआई, पुलिस, रॉ, इंटेलिजेंस। देखिए सब एक खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। 10 दिन हो चुके हैं
बहुमत है उनके पास, पूरा भारी बहुमत है, फिर भी ये लोग मुख्यमंत्री का नाम, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री नेता का नाम अब तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास इतना बहुमत है, उसके बावजूद अब तक राजभवन में जाकर सरकार स्थापने का, सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते ये लोग अब तक, और राजभवन से अब तक सरकार बनाने का न्योता भी नहीं मिला है। उसके बावजूद ये लोगों ने हमारे आजाद मैदान में बहुत बड़ा पंडाल डाला है। किसके आदेश से डाला है? राजभवन ने अब तक आपको बुलाया नहीं है सरकार बनाने के लिए, अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति की अंदरूनी खींचतान और दिल्ली के प्रभाव को लेकर चर्चाएं तेज है। क्या मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने में हो रही देरी महायुति के अंदर गहराते मतभेदों का संकेत है, या फिर ये सत्ता की राजनीति का एक और अध्याय है? ये सवाल अब भी कायम है। तो महाराष्ट्र में राजनीति का ये सस्पेंस कब खत्म होगा? क्या महायुति की सरकार बन पाएगी या ये सियासी खेल और लंबा खींचेगा? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए देखना होगा कि अगला कदम किस तरफ उठाया जाता है। फिलहाल महाराष्ट्र की जनता सिर्फ इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो वहीं महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से सरकार को लेकर जारी गतिरोध अब खत्म हो चुका है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए राजी हो गए हैं और अब नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में भव्य शपथ समारोह भी होगा, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं सूत्रों की माने तो नई सरकार में गृह मंत्रालय को लेकर भी सहमति बन चुकी है। अब गृह मंत्रालय पहले की तरफ बीजेपी के पास रहेगा, वहीं शहरी विकास मंत्रालय शिवसेना के खाते में जाएगा। रिपोर्ट देखिए। में नई सरकार का रास्ता साफ, बीजेपी के फॉर्मूले पर एकनाथ शिंदे राजी। नई सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे शिंदे। महाराष्ट्र में नई सरकार का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। 10 दिन से जारी सस्पेंस पर अब फुल स्टॉप लग गया है। महाराष्ट्र में नई सरकार का फॉर्मूला भी सामने आ गया है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे, अजीत पवार भी डिप्टी सीएम होंगे। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री को लेकर जो पेच फंसा था, उसका हल बीजेपी ने निकाल लिया है। नई सरकार में फडणवीस के पास गृह मंत्रालय रहेगा, एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद और शहरी विकास मंत्रालय के लिए हामी भर दी। अब 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, जबकि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम और अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। महायुति में अब सब कुछ ऑल इज वेल होने के बाद अब एक बार फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ दिख सकते हैं। इस सबके बीच एनसीपी नेता अजीत पवार एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद अजीत पवार ने प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की। महाराष्ट्र में सरकार बनने में देरी पर उद्धव गुट लगातार हमलावर है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की लगातार मांग कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट भले ही नई सरकार को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी प्रचंड जीत के साथ 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण कर रही है, जिसकी तैयारी मुंबई के आजाद मैदान में जोरों से चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो वहीं संसद के सुचारू संचालन पर सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बन गई है। अब लोकसभा की बैठक में हंगामा नहीं होगा, बल्कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में ओम बिरला ने सभी सदस्यों से अपील की कि सदन को सुचारू रूप से चलने दे और जनता के मुद्दों पर चर्चा को प्राथमिकता दे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के इस पर सहमति जताई गई है। रिपोर्ट देखिए।
का शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है तभी से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। आखिरकार सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने चैम्बर में राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की जो सकारात्मक रही। बैठक में सभी दलों ने गतिरोध खत्म करने का आश्वासन दिया। वहीं बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भरोसा दिलाया कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बिना किसी हंगामे के होगी। से पार्लियामेंट में जो गतिरोध बना हुआ है उसको सबने चिंता व्यक्त किया है। हमने भी कहा है कि भारत के संसद में सब लोग चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं अपना बात रखने के लिए आते हैं और पार्लियामेंट इतना दिन तक नहीं चलना और जनता का पैसा नुकसान करना ये ठीक नहीं है। सबने ये बात माना है और विपक्ष के ओर से भी कई डिमांड रखे हैं और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में संविधान पे चर्चा होने का प्रस्ताव था उसको सरकार ने मंजूरी दिया है। तो वही सपा की मांग है कि संभल हिंसा पर सदन में चर्चा की जाए। वही विपक्ष की एक और मांग है जिसको लेकर किरण रिजिजू ने कहा कि अगर कोई मुद्दा है तो उसे नियम के तहत उठाए। आप उसके लिए नोटिस दे सकते हैं, लेकिन संसद में हंगामा करना और कार्यवाही को बाधित करना अच्छी बात नहीं है। स्पीकर साहब ने भी कहा है कोई भी मुद्दा अगर उठाना चाहेगा तो उसका नियम होता है, अनुमति प्राप्त करने पर वो आप नोटिस दे सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को हंगामा करके उसमें बाधित करना, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को रोकना ये ठीक नहीं है। ये ऐसा आज सबने माना है। चलो ये एक अच्छी बात है कि चर्चा कल से शुरू होने का सबने मान लिया है, मंजूरी दिया है। कल पहला बिल हम लोग चर्चा करके पारित करेंगे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। दूसरे जो लिस्टेड बिजनेस है हम उसको पारित करेंगे। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में विशेष चर्चा। ये ऐतिहासिक चर्चा 13 से 14 दिसंबर तक आयोजित होगी। संविधान के मूल सिद्धांतों, विकास और देश की प्रगति में संविधान की भूमिका। पीएम मोदी भी चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। अब सर्वदलीय बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि 20 दिसंबर तक चलने वाला सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। आपको बता दें कि पिछले 5 दिन में लोकसभा में 69 मिनट और राज्यसभा में 94 मिनट तक ही चल पाई। वहीं आपको बता दें संसद में हर घंटे पर 1.5 करोड़ से ज्यादा का रुपया खर्च में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।